व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग हैं एक मिशन पे जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं हमारा मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करने का इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा करा दिया है। चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो करा दिया है, प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है, आप जाके देख सकते हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर हम लोग का 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 पार्ट्स को बहुत ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ नोट्स बना लेना, जो भी आपकी नोट्स नोटबुक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि डेली लिखना है, डेली नोट्स बनाने हैं, डेली लर्न करना है और साथ साथ याद करके चलना। तो आओ इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं सारे कवर करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि जो भी हम इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो पूरी मैक्रो में हमारे काम आने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर्स में। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। 2 शब्दों से बना है, डोमेस्टिक और टेरिटरी। व्हाट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहां पे 3 चीजें कौन कौन सी? पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल। एक ऐसा एरिया जहां पे लोग हो गए, हमारा पैसा हो गया, हमारे गुड्स हो गए, वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के फ्लो कर सकते हैं, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से आना जाना है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है कि मैं सपोज चंडीगढ़ से ऑपरेट कर रहा हूं, मैं चंडीगढ़ में हूं और मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जा सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर चंडीगढ़ से कनाडा जाना है तो मुझे पहले वीज़ा लगाना पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट परमिट्स लेने पड़ेंगे, तो मैं जा सकता हूँ। तो इट मीन्स कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वहाँ हम नहीं जा सकते फ्रीली। लेकिन इंडिया में हम आराम से घूम सकते हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by government within which person, goods and capital circulates freely without any restrictions। ठीक है, अब ये तो आम बात है। कुछ एक्सेप्शंस हैं या कुछ एडिशंस हैं जो इसके अंदर हमें जोड़ने हैं इकोनॉमिक्स में। यानी कि एक आम आदमी के लिए तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है कुछ चीजें और हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हम कंसिडर करेंगे। सर जैसे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। यानी कि अगर हमारा कोई शिप, हमारा कोई एयरक्राफ्ट हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी किसी भारतीय के द्वारा चलाया जा रहा है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, तो जिस भी पर्टिकुलर रीजन में, जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे वो एयरक्राफ्ट है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया में हम हैं और कोई एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया जा रहा है उड़ के, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और वो एयरक्राफ्ट का मालिक इंडियन है, वो एयरक्राफ्ट ऑपरेट भी इंडिया से होता है। ठीक है, तो जब ये एयरक्राफ्ट यहाँ जाके लगेगा तो जहां पे भी हमारा वो एयरक्राफ्ट है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। यानी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। दूसरा, हमारे कोई फिशिंग वेसल्स जानते हो, बोट्स वगैरह जो फिशिंग के लिए यूज करी जा रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स का मतलब होता है कंटेनर्स, रिग्स मीन्स कंटेनर्स जिसके अंदर ऑयल और नेचुरल गैस स्टोर करी जाती है। ये यूजुअली पानी के अंदर होता है। जैसे हम लोग के इंटरनेशनल वाटर्स हैं, हमारी बाउंड्रीज के बाहर हमारे बड़े बड़े वाटर्स हैं, उन वाटर्स के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स हैं ऑयल के और नेचुरल गैस के। तो वो जो हमारे कंटेनर्स हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, भले ही वो भारत में हो या ना हो। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, पनडुब्बी वगैरह हो जाती हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स। अब किसके ऑपरेट कौन कर रहा हो? हमारे रेजिडेंट्स कर रहे हो। इंटरनेशनल वाटर्स में, इवन इंटरनेशनल वाटर्स में, यानी हमारे देश से बाहर है लेकिन हमारे नेशनल रेजिडेंट्स का है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स का है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। बस एक्सेप्शंस के थ्रू याद रखना कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक बेसिक डेफिनेशन तो है ही, इसके साथ साथ हमारे शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे फिशिंग वेसल्स, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आती है हमारी एम्बेसी। सर एम्बेसी क्या होता है? एम्बेसी बेसिकली एक पूरा का पूरा ऑफिस है। लाइक सपोज आप ऑस्ट्रेलिया गए, अब कोई इंडियन ऑस्ट्रेलिया गया
अब उसको वहां जाके प्रॉब्लम आ रही है और कोई इंसान समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हर देश में अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में वो सीधा इंडियन एम्बेसी को ढूंढेगा क्योंकि उसकी मदद कौन करेगा, इंडियन एम्बेसी ही मदद करेगी। तो इंटरनेशनल लैंड पे किसी भी इंसान के लिए अगर कोई ऑफिस या कोई रीजन या कोई एरिया ऐसा है जो उसकी मदद करता है, वो उसके देश का एम्बेसी होता है, समझे। अब जैसे इंडिया में अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसीज हैं। तो अगर उनका कोई सिटीजन आएगा, उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो अपनी एम्बेसी में जा सकता है। तो एम्बेसी जिस देश की होती है उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। लाइक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सपोज इतने से रीजन में हमारी एम्बेसी है, तो ये रीजन हमारा कहलाएगा, ये हमारा रीजन कहलाएगा। तो एम्बेसी जहाँ पे भी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। कॉन्सुलेट्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी रहेगा। अगर किसी इंडियन कॉन्सूल यानी ऑफिशियल, कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसका कोई ऑफिस है, सपोज यही वाला ऑफिस है, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, ठीक है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हो गया, मिलिट्री के कैंप्स वगैरह हो गए, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाते हैं। तो ये 5-7 चीज़ें हैं जो आपको अदर देन योर लैंड याद रखना है कि हमारी जितनी ज़मीन है जिस पे पीपल, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट करता है फ्रीली, उसके साथ साथ हमारे एयरक्राफ्ट, शिप्स, उसके साथ साथ फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएंगे। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता, किसी और की एम्बेसी। भाई जब हमारा एम्बेसी वहाँ पे हमारी जगह है तो किसी और की एम्बेसी हमारे देश में भी तो उन्हीं की जगह हुई ना, तो उनकी एम्बेसी, उनके कॉन्सुलेट्स, उनके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, WHO, ये लोकेटेड हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ये भी इंटरनेशनल में ही कंसिडर करी जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा जी, अगला टॉपिक आता है नॉर्मल रेजिडेंट। एक नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा? देखो, नॉर्मल रेजिडेंट एक वो इंसान है जो हमारे देश में रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि उसका खाना, कमाना, खर्चा, वो कमाता भी यही है, खाता भी यही है, खर्चा भी यही करता है, सब हमारे देश में होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो किसी देश में रह रहा है 1 साल से ज्यादा, याद रखना, ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? खाना, कमाना, खर्चा उसी देश से हो रहा हो, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द टेरिटरी एंड रेजिडेंट कैरीज आउट हिज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन वहीं से हो रहा है, ठीक है। कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे? फॉरेन विजिटर्स और टूरिस्ट, भाई घूमने के लिए आए हैं, वो रेजिडेंट कहाँ से बन गए? फॉरेन स्टाफ हो गया, एम्बेसी का, ऑफिशियल्स का, डिप्लोमेट्स का, ये भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, WHO, ये भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते। लेकिन एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो रेजिडेंट्स होंगे उस कंट्री के जिससे वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। जिस देश से बिलोंग करते हैं वहां के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। एक्सेप्शन क्या है? अगर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, तो फिर वो रेजिडेंट हो जाएंगे उस कंट्री के जहां से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, घूमने के लिए आए हैं, सीजनल वर्कर 1 साल से कम जो भी टाइम लगा रहे हैं, वो सब नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं बेसिकली उस देश के जहां से वो बिलोंग करते हैं। मतलब इसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया है वो 1 साल से ज्यादा वाला है, याद रखना, ठीक है। बॉर्डर वर्कर्स, वो नॉर्मल रेजिडेंट है उस कंट्री के जहां पे वो रहते हैं, ना कि जहां से वो काम करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, सिटीजनशिप, नागरिकता। किसी भी देश का सिटीजन होना, नागरिक होना। हमारे देश में सिटीजनशिप कैसे मिलती है? हमारे देश में सिटीजनशिप इज बाय बर्थ, या तो हम भारत में पैदा हुए हों और या फिर भारत की गवर्नमेंट अलाउ करे। यानी किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए 2 तरीके हैं, या तो बाय बर्थ और द लॉ प्रोवाइड्स और द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। क्या लिखा है?
It is a legal concept based on the place of the birth of the person or some legal provisions allowing a person to become a citizen. Indian citizenship arises in two ways. When a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India, or a person born outside India applies for citizenship और law allow कर. ठीक है, रेजिडेंशिप मैंने आपको बता ही दिया. अच्छा, जो सिटीजनशिप है ये याद रखना, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है. लीगल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बार बार लॉ की बात हो रही थी, तो ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है. जबकि रेजिडेंशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे खाना कमाना खर्चा की बात होती है. तो इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन. इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री if he ordinarily resides in the country for more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year, 1 साल से ज्यादा चाइना का इंडिविजुअल यहाँ रह रहा है, इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन, जबकि वो हमारा सिटीजन नहीं है, लेकिन वो हमारा रेजिडेंट है. मतलब ध्यान से समझो, मतलब ये है सिटीजनशिप के लिए तो या तो यहाँ पैदा हो या फिर गवर्नमेंट अलाउ करे. दोनों ही चीजें नहीं हो रही. चाइनीज ना तो यहाँ पैदा हुआ ना उसको गवर्नमेंट अलाउ कर रही, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा रह रहा है तो रेजिडेंट तो हो ही सकता है. नॉर्मल रेजिडेंट के लिए तो 1 साल से ज्यादा रहे और खाना कमाना खर्चा हो, तो रेजिडेंट हो सकता है, सिटीजन नहीं हो सकता. बात समझे? तो इस चीज को नोट करना. अ सिटीजन जो देश का सिटीजन है, देश का नागरिक है, वो एक बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट है, लॉ पे डिपेंड करता है. और रेजिडेंशिप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, उसके खाने कमाने खर्चे पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये हम लास्ट में देखेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है छोटा सा, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? देखो बड़े ध्यान से समझना. फैक्टर इनकम वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को होती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको ये इनकम होगी और उनकी मेहनत से होगी. यानी एफर्ट डाल के, पैसा लगा के कमाया गया है ये पैसा. समझ रहे हो? एफर्ट्स लग रहे हैं, लेबर लग रही है, टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, तब पैसा कमाया जा रहा है. इसको फैक्टर इनकम बोलेंगे. बट अगर वो नॉर्मली सीधा रिसीव हो गई, किसी से मिल गई, तो वो ट्रांसफर इनकम है. ठीक है, अब चिंटू है, चिंटू अपने मामा जी के घर गया घूमने के लिए. अब मामा जी के घर से जब आने लगा तो मामा जी ने कहा, बेटा चिंटू ये ले, ये 500 रुपये रख. चिंटू कहेगा, नहीं 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 मामा जी, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. अंदर अंदर से चिंटू का मन कर रहा है कि यार बस दे दो मामा जी, फटाफट से आज जाके सामान लूंगा, लेकिन वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, नहीं नहीं मामा जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और फिर लेके चुपचाप जेब में डालेगा. तो ये जो 500 रुपये चिंटू ने कमाए, ये मेहनत करके तो नहीं कमाए, बस मिल गए, तो ये चिंटू के लिए एक ट्रांसफर इनकम है. जबकि चिंटू अगर शॉप में जा रहा है, काम कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, लेबर लगा रहा है अपनी, वहां से पैसा मिल रहा है, तो वो चिंटू के लिए फैक्टर इनकम है. तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बेटा जी कहाँ चले गया भाई साहब, पेन भी नहीं मिल रहा है हमें. फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज. और ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज. नेचर क्या है? जो फैक्टर इनकम है बेटा, हम उसको कंसिडर करते हैं क्योंकि वो मेहनत से कमाई गई है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, तो नेशनल इनकम में भी ऐड होता है, डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड होता है. जबकि ट्रांसफर इनकम, क्योंकि वो मुफ्त में बस सीधा रिसीव होता है पैसा, तो वो कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होता. ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाया जाता है. ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, बस रिसीव हो जाता है. ठीक है, रिसिपिएंट कौन है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे रिसिपिएंट यूजुअली हाउस होल्ड और गवर्नमेंट. एग्जाम्पल, रेंट लैंड के बदले में मिलेगा, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ये सब मेहनत करके मिलते हैं. और ट्रांसफर में स्कॉलरशिप्स मिल गई जी, ओल्ड एज पेंशन मिल गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल गया. अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी भत्ता, जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकार थोड़ा सा पैसा प्रोवाइड करती है. ये सब बस मिल रहा है, तो ये सब ट्रांसफर इनकम है. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल पे चलते हैं. अब हमारे पास आता है कि ट्रांसफर्स कितने तरीके के होते हैं. तो ट्रांसफर्स बेटा हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं. एक हमारे पास होता है करंट ट्रांसफर्स और एक होता है हमारे पास कैपिटल ट्रांसफर्स. ये जो ट्रांसफर्स हैं ये 2 प्रकार के हैं, करंट और कैपिटल. करंट ट्रांसफर्स कौन से होते हैं? जो इनकम में से करे जाते हैं, मतलब कि जो आपके पास इनकम हुई, जो पैसा आया उसमें से, पैसा आया पैसा ही गया. कैपिटल ट्रांसफर्स वेल्थ में से करे जाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में से करे जाते हैं. तो करंट कहाँ से होते हैं? करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम, वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ वेल्थ.
करंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर, रेगुलर होते हैं, रेगुलर बेसिस पे ये रिसीव होते रहती हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स आर इरेगुलर। करंट ट्रांसफर्स कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होते हैं। अब देखो करंट ट्रांसफर के एग्जांपल है, पेंशन मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है, मिलता रहता है। कैपिटल का है इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कहीं से आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई तो अब आपकी भी इन्वेस्टमेंट ही बनेगी ना वो, ये कैपिटल का एग्जांपल है। कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वॉर डैमेजेस हो गए, ये सब कैपिटल ट्रांसफर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, ओके सर। अब हम पढ़ेंगे आज का आखिरी टॉपिक जो कि है रिलेटेड टू गुड्स। हमारे पास जो गुड्स हैं बेटा जी वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट गुड, एक होता है फाइनल गुड। बड़े ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट गुड वो है जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर है, यानी उसमें अभी और स्कोप है प्रोडक्शन का, उसमें अभी हम फॉर्म चेंज करेंगे उसका। फाइनल गुड वो है जिसमें अब कोई चेंजेस नहीं होने, वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच गया, अब उसका सिर्फ कंजम्पशन होगा, वो फाइनल गुड है। समझ रहे हो? तो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड कौन सा होता है? इंटरमीडिएट गुड, ध्यान से देखना, रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, या तो हम इसको बेचेंगे, है ना, और फर्दर प्रोडक्शन, या फिर हम इससे कोई और प्रोडक्शन करेंगे सेम ईयर में। ये याद रखना, सेम ईयर में। अगर एक साल से ज्यादा कोई भी गुड आपके पास रखा है तो वो फाइनल है, सोचना ही नहीं। जो भी चीज एक साल से ज्यादा आपके पास पड़ी होती है वो फाइनल है, टेंशन खत्म। तो इंटरमीडिएट या तो रीसेल होगा या उसका फर्दर प्रोडक्शन होगा सेम ईयर में। और फाइनल दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन, या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए रख दिया एक साल से ज्यादा, है ना। नेचर, फाइनल गुड दोनों जगह इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम में भी, डोमेस्टिक इनकम में भी। इंटरमीडिएट कहीं भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वो जब भी उसका फॉर्म चेंज होगा, फाइनल होगा, तब इंक्लूड हो जाएगा ना, अदरवाइज दो बार करना पड़ेगा। अब जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अब देखो आपको पता है कि इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं वो कहीं पे भी इंक्लूड नहीं हो रहे, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये यहाँ पे आगे इंक्लूड हो ही जाएंगे ना फाइनल में, तो दो बार तो ऐड करना नहीं। प्लस जो इंटरमीडिएट गुड है, मैंने आपको बताया, या तो रीसेल होगा या इससे फर्दर प्रोडक्शन होगा अभी। तो ये जो गुड्स हैं ये रेडी फॉर यूज नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि वैल्यू एडिशन किस में होता है, तो हम बोलेंगे इंटरमीडिएट में। किसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता, रेडी फॉर यूज कौन से हैं? फाइनल। ठीक है जी। प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री है बच्चा। प्रोडक्शन बाउंड्री जो है अभी इंटरमीडिएट गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर है। प्रोडक्शन बाउंड्री वो लाइन है जिसमें अभी फॉर्म चेंज होता है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर है, तो दीज आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, इंटरमीडिएट। ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, इसको बोलते हैं हम फाइनल। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या लोगे? मिल्क यूज हो रहा है डेयरी शॉप में, अब देखो मिल्क डेयरी वाला बेचेगा ना, रीसेल करेगा, इंटरमीडिएट गुड। वही मिल्क अगर घर पे हम खरीद लाए, वही मिल्क अगर हाउस होल्ड खरीद लाया तो वो कंज्यूम करेगा, तो वो फाइनल बन गया। तो आप कभी भी किसी प्रोडक्ट के नाम से नहीं बता सकते कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। आप बोलोगे भाई साहब यूज बताओ, कौन यूज कर रहा है, समझ रहे हो? वही चाय पत्ती अगर कोई चाय बेचने वाला लेके आया तो इंटरमीडिएट है, वही चाय पत्ती कोई कंज्यूमर ले गया तो वो फाइनल है। तो कोई आपसे कभी सवाल पूछे कि ये गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल, उसको बोलो भाई यूज बता पहले, यूज कहाँ पे हो रहा है, समझे? कोल फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो इंटरमीडिएट। ठीक है, वही कोल घर लेके आया कोई, कोयला ले भट्टी जलाने के लिए, घर पे अपना गैस वैस जलाने के लिए, तो वो हो गया उसके लिए फाइनल, राइट। कार खरीदी किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए, सब फाइनल गुड्स हैं। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक पूरा कर लिया, हाफ चैप्टर कंप्लीट। आधा चैप्टर और पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आने वाले वीडियोस में वो समस्या दूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियोस में। तब तक ये याद कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, लर्निंग साथ साथ करके चलनी है। और जितने भी नोट्स बनाते हो, नोट्स सभी के साथ शेयर कर दिया करो, और अगर सोशल मीडिया पे डालते हो तो मुझे टैग कर दिया करो यार, जहाँ भी अपलोड करो। मिलता हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।